एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पे। और आज के इस लाइव सेशन में, तो आज की इस क्लास में हम लोग का चले आ रहा है कि संस्कृत चैप्टर का जो सीरीज लेकर के हम डेली आते थे ऑब्जेक्टिव का, तो अब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि साथ में चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेन और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव भी, ठीक है, तीनों चीज़ एक साथ ही हो जाएगा। तो इससे जो होगा कि आप लोग अगर चैप्टर, बहुत स्टूडेंट ऐसे ज्वाइन होते थे जो चैप्टर पहले से नहीं पढ़ के आते थे, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर का फुल एक्सप्लेन करेंगे, उसका उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसका सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन रहे हैं, क्लास को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और हम भी व्हाट्सएप ग्रुप में आज की क्लास को शेयर कर दे रहे हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को शेयर कर दिए हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट, क्योंकि आज मैसेज करने में थोड़ा सा जो है क्वेश्चन सेट करने में टाइम लग गया था, इसलिए हम मैसेज नहीं कर पाए हैं, तो डायरेक्ट जो है स्टूडेंट सब यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक बता देना चाहते हैं कि आप लोग का जो बिहार बोर्ड का एक जो एग्ज़ाम होता है, उसमें संस्कृत जो होता है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होते हैं, वो सब आप लोग को हिंदी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हिंदी में ही आप लोग को सब्जेक्टिव में भी आंसर देना रहेगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो भी हिंदी में ही पूछा जाएगा, और आप लोग को ऑप्शन भी हिंदी में ही रहेगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को पता भी होगा पहले से वैसे कि हिंदी में ही रहता है, इसलिए आप लोग जो भी चैप्टर है उसका सिर्फ हिंदी अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा और याद कीजिएगा। इसी से आपका जो है बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। ज़्यादा संस्कृत पढ़ के सीखने समझने पे फोकस कीजिएगा। तो आपको शुरू से पढ़ते हुए आना चाहिए था। और क्यों कीजिएगा, क्योंकि इतना संस्कृत सीखने के बाद सिर्फ आप लोग को 10th में ही तो काम आएगा, उसके बाद तो आएगा ही नहीं। इसलिए आप लोग बस हिंदी जो मीनिंग है उसका, हिंदी अर्थ, बस वही समझिएगा। इसलिए जो आज का जो क्लास है, इसमें हम संस्कृत में यहाँ पे लाइन को सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग के सामने लाए हैं, ताकि आप लोग इसे कहानी की तरह जो है याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक कोई स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते जाएंगे, वो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपना नाम जरूर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे हाईलाइटर का हम यूज करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभवम, और इसका मतलब क्या होता है पाटलिपुत्र वैभवम का, तो इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव, यानी पटना के बारे में जो है, पटना के सुंदरता और उसके जो विशेषता है उसके बारे में चैप्टर है, यानी पटना के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो पाठ का परिचय है, तो पाठ का परिचय क्या दिया हुआ है, इसमें बिहार की राजधानी पटना के, मतलब इस जो पाठ का परिचय है, पाठ में क्या क्या है वह बताया गया है पाठ परिचय में, कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। मतलब आज का जो चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे परिचय में दिया गया है कि बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व में, मतलब प्राचीन काल में जो पटना का क्या महत्व था, और ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी की प्रसिद्ध स्थलों का, जहाँ पटना में जो भी प्रसिद्ध स्थल है, इन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में आप लोग को बताया गया है। आगे देखते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्व, यहाँ से जो है आपका चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ तक था पाठ परिचय, यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट है। तो पहला यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। जो बिहार की राजधानी पटना है, वह अभी के समय में भी और प्राचीन समय से भी क्या है कि सभी शहरों में क्या है, महत्वशील रहा है, महत्वशाली रहा है, ठीक है। इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष का है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। एक काम करते हैं, जो जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ना उसको किसी दूसरे कलर से यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। 2500 वर्ष का है।
इस तरह से। तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, यह आप लोग याद कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। पटना में कैसा कैसा जो है स्थान है, तो धार्मिक स्थान भी जो है और राजनीतिक स्थान भी है और औद्योगिक स्थान भी है। विशेष रूप जो है इस पटना को आकर्षित करता है या आकर्षक बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फयाक्सन, ह्यांगत्संग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। कौन कौन से विदेशी यात्री जो है पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किए हैं, तो यहाँ से आप लोग नाम एक बार याद कर लीजिए, मेगास्थनीज, फहानसन, हेनसंग और इत्सिंग। ये जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है चार, ये विदेशी यात्री थे और ये जो विदेशी यात्री थे वह अपने ग्रंथ में पटना का क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं, अगला लाइन क्या है, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, गंगा किनारे बसा है। पटना किस कौन से नदी के किनारे बसा है, तो गंगा किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीतम काव्य में कहा है। दामोदर गुप्त ने कौन से काव्य में कहा है, तो कूटनीतम काव्य में कहा है। यहाँ पे आप लोग इसको भी रेड कर लेते हैं। दामोदर गुप्त ने कौन से ग्रंथ में कहा है या कौन से काव्य में कहा है, तो कूटनीतम काव्य। या फिर आप लोगों से पूछा जाए कि कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है। ठीक है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या देखे हैं। तो यहाँ से हम देखे हैं कि पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है और इसका महत्व अभी वर्तमान समय में और प्राचीन समय में भी क्या है, महत्वशाली है। उसके बाद देखें कि पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है और यहाँ पे जो पटना में धार्मिक स्थल, धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक स्थान जो है वो पटना को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या देखें कि पटना में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो मेगास्थनीज, फ्यांगसन, हेनसंग और इत्सिंग, ये चार जो विदेशी यात्री है वह पटना आए थे, घूमे थे और पटना के बारे में, पटना की विशेषताओं के बारे में अपने अपने ग्रंथों में क्या किए हैं, तो अपने अपने ग्रंथों में पटना के बारे में वर्णन करके लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि पटना जो है गंगा किनारे बसा एक विचित्र महानगर है और इनके विषय में दामोदर गुप्त जो है वो अपने रचना, अपने काव्य कौन सा है, कूटनीतम काव्य में इसके बारे में कहा है। आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे क्या दिया हुआ है, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। जो पृथ्वी पर जो पटना शहर है वह प्राचीन काल में भी और अभी वर्तमान में भी शिक्षा और वैभव की दृष्टि से क्या है कि अति गौरवशाली है। शिक्षा और वैभव की दृष्टि से क्या है, अति गौरवशाली रहा है, इंद्रलोक के समान है। कैसा है, इंद्रलोक के समान हमारा पटना है पृथ्वी पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का बनेगा, क्या क्या बन, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव बन के आएगा कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। कौन सा ग्राम अवस्थित था, तो पाटली नामक ग्राम अवस्थित था बुद्ध के समय। ठीक है, और भगवान बुद्ध कई बार आए थे और भगवान बुद्ध जो है कई बार इस जो अभी पटना जिससे हम जानते हैं वह पाटिल नामक जो है ग्राम, मतलब एक गांव था। पटना इतना बड़ा शहर नहीं था, क्या था, गांव था और उसका नाम क्या था, पाटली नामक, मतलब उसका पाटली नाम था गांव का। और भगवान बुद्ध कई बार पटना आए हुए हैं। ठीक है, उनके द्वारा कहा गया था, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा इसको, यहाँ से उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, भगवान बुद्ध जो है पटना बहुत बार आए थे और पटना के बारे में उन्होंने क्या कहा, यह सब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा अगर सब्जेक्टिव में आया तो, कि भगवान बुद्ध जो है वह कई बार पटना आए थे और पटना के बारे में क्या कहे थे कि जो है यह गांव बहुत ही क्या होगा आगे चलकर एक महानगर होगा, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, आग और बाढ़ से क्या होगा, हमेशा इसे खतरा बना रहेगा, जैसा कि अभी भी आप लोग को पटना में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे का लाइन देखते हैं। बाद में यही पाटिल ग्राम पाटलिपुत्र नामक के रूप में
प्रसिद्ध हुआ। बाद में जो है पाटिल ग्राम था, बुद्ध के समय जो पटना का नाम क्या था, तो पाटिल ग्राम था। यही पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। आप लोगों से यहाँ पूछा जाएगा किसके समय जो है पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी या बहुत ही उत्तम थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्तम थी। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। जिसके बारे में यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना नगर की जो शोभा थी वह बहुत ही क्या थी, अति उत्तम थी। इसके बारे में किसने लिखा है, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में लिखा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। इस जो नगर है पटना की शोभा जो है और भी उत्कृष्ट कब थी, तो अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र था वो और भी ज़्यादा उत्कृष्ट हो गया था। और किसके समय में रक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी या बहुत ही उत्तम थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का एकदम क्लियर है। एक बार यहाँ पे हम कमेंट देख लेते हैं। किसी का कमेंट तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा है वह क्या चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि राजशेखर का कौन सा ग्रंथ है, राजशेखर का, या फिर पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा की रचना किसने किया है, तो राजशेखर। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। काव्य मीमांसा के जो है कौन है, तो राजशेखर है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर है। और राजशेखर ने पाटलिपुत्र में जो बहुत समय तक जो है शिक्षा परंपरा चलती रही, इसके बारे में अपने जो मेगास्थनीज नहीं, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। पटना में कौन कौन महान व्यक्ति जो थे वह ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वाररुचि और पतंजलि। ये जो महान महान व्यक्ति थे, ये भी क्या किए हैं, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे किए थे, तो पटना में ही किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे का लाइन क्या है। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन जाएगा। पटना का और भी नाम क्या, दूसरा नाम क्या है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर है। और यह कहाँ देखने को मिलता है, तो प्राचीन ग्रंथों में, यानी कि पुराना जो ग्रंथ है उसमें आप लोगों को पटना का नाम जो है क्या क्या देखने को मिलेगा, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे इससे पता चलता है कि नगर की समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इस मतलब पुष्पपुर या कुसुमपुर, ठीक है, पुष्पपुर और कुसुमपुर से हमें यह पता चलता है कि जो नगर के समीप फूलों का उत्पादन 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 जो था वह बहुत अधिक था। ठीक है, क्लियर है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यही पता चलता है कि जो पटना के समीप जो है फूलों का उत्पादन बहुत अधिक था। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर होगा पूरा। अगला क्या दिया हुआ है, पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। पाटलिपुत्र जो शब्द है वह भी गुलाब फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। कौन सी रचना में, तो पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा, गुप्त वंश के समय में किसके समय में कौमुदी महोत्सव होता था, तो गुप्त वंश के समय में। और यहाँ पे क्या है, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पटना में क्या होता था कि शरद यानी ठंड के समय में कमोदी महोत्सव नाम का जो एक उत्सव हुआ करता था। और यह कब होता था, तो गुप्त वंश के समय में। यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग याद रखिए। पहला कि गुप्त कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में होता था, तो गुप्त वंश के। दूसरा कब होता था, तो शरद ऋतु में होता था। ठीक है, ये दोनों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। यह अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। कौमुदी महोत्सव पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर
वैसा ही दृश्य देखने को मिलते थे। जो दुर्गा पूजा में जैसा जो है अवसर देखने को मिलता है, वैसा ही दृश्य कब मिलता था? तो कौमुदी महोत्सव के समय में मिलता था। आगे देख लेते हैं। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ रहा। समय परिवर्तन के कारण जो है पटना की जो हालत है वह 1000 वर्षों तक, यानी 1000 वर्षों तक क्या रही? पिछड़ा रहा। 1000 वर्षों तक पटना जो है वह पिछड़ा रहा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि पटना की स्थिति कितने वर्षों तक जर्जर रही या कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा, तो 1000 वर्षों तक आप लोग याद कर लीजिए। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में लिखी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि पटना का जो स्थिति था वह 1000 वर्षों तक पिछड़ी हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जर्जर थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर की काफी विकास हुआ। कौन कौन से समय में इसका विकास हुआ पटना का? तो मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का बहुत तेजी से यानी बहुत अधिक विकास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे देख लेते हैं। एक सेकेंड हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मेरा गला सूख रहा है, तो यहाँ पे पानी, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यह नगर मध्यकाल में ही, यहाँ तक क्लियर हो गया था ना, कहाँ तक? हाँ, जो पटना का जो विकास है वह कब हुआ था? तो मुगल शासन काल में हुआ था, और बहुत ही तेजी से कब हुआ? अंग्रेजी शासन काल के समय में। अगला लाइन देख लेते हैं। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है वह क्या बनता है कि पटना नाम किस शब्द से बना हुआ है? तो पत्तन शब्द से बना हुआ है। पत्तन शब्द से पटना नाम बना हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे का लाइन क्या है? नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में कौन सी देवी की पूजा की जाती है? पटन देवी की। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पटना में जो है आज भी पटन देवी माँ की पूजा की जाती है। अगला लाइन है। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। अभी वर्तमान समय में जो है पटना शहर क्या है? बिहार की राजधानी है, और जो है बहुत ही अधिक विकसित भी हो चुकी है। आगे देख लेते हैं। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, मतलब अभी के समय भी इसका क्या हो रहा है? विस्तार होते जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यहाँ पे जो है। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे ये लो कलर। गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। एशिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? गांधी सेतु है। और कहाँ बना हुआ है? तो पटना नदी के ऊपर बना हुआ है। और पूछा जाए गंगा नदी पटना नदी के पटना के किस ओर बहती है? बहती है तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ये यहाँ से इतना सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे देख लेते हैं। और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। आगे देख लेते हैं। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से दर्शनीय स्थल पटना में है? तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे हम इसको इस तरह से सजा देते हैं। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, म्यूजियम, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक है, अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। ये सब जो है अभी पटना में स्थित है। और आप लोग कमेंट कीजिए एक बार कि आप लोग पटना गए हुए हैं कि नहीं, और अगर गए हैं तो इतने दर्शनीय स्थल में से आप लोग क्या क्या घूमे हैं। ठीक है, इतने दर्शनीय स्थल में से आप लोग कौन कौन सा जगह घूमे, आप लोग एक बार जरूर से कमेंट कीजिएगा। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव मिलेगा, इसलिए हम इसको लाइन में कर दिए हैं। क्या सब्जेक्टिव मिलेगा कि पटना में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है? तो यहाँ से आप लोग ये सब याद कर लीजिए। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, महावीर मंदिर है,
ये सब क्या है, दर्शनीय स्थल पटना में अभी भी देखने वाले लोग बहुत सारे जाते हैं, यानी पर्यटक स्थल है। ठीक है, गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गोविंद सिंह का क्या है, जन्म स्थान है। कहाँ है, पटना है। और गोविंद सिंह कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु भी थे। आगे देख लेते हैं, यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री यात्रा करने के दर्शन के लिए आते हैं। यात्री तीर्थयात्री जो है दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं, पटना में विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं अभी भी। आगे देख लेते हैं, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से जो यह नगर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। तो आज का जो यहाँ तक पूरा जो है आप लोग यहाँ से हमें इसका जो है अर्थ समझा दिए हैं। यही चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में, और जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी में से बनेगा। आप लोग शुरू से अगर बने हुए हैं क्लास में अभी तक, अब देखिए कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव खुद से बना लेंगे, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाएगा। एक बार आप लोग इसका रिवाइज कर क्या क्या अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 मिनट में देख लेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अभी जो पटना की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और इसका जो है इतिहास बहुत 2500 लगभग 2500 वर्ष से पुराना है। और पटना में बहुत सारे मेगा जो है विदेशी यात्री आए थे, जैसे मेगास्थनीज, फांगसन, ह्यानसन, सिंह। और ये लोग अपने ग्रंथों में पटना का क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। कह सकते हैं आप लोग कि पटना के बारे में, विशेषता के बारे में लिखे हैं। आगे है क्या कि यह गंगा के किनारे बसा हुआ है। पटना कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। और कौन से गंगा नदी जो है वह पटना के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में बहती है। राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ की रचना की है, तो राजशेखर का मीमांसा। और कूटनीतम काव्य के तो दामोदर गुप्त। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अभी भी यह क्या है, बहुत ही उत्कृष्ट है और इंद्रलोक के समान है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध पटना आए थे, और उस समय इसका जो है पटना शहर बड़ा शहर नहीं हुआ करता था, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पाटली। और उस समय बुद्ध क्या बोल के गए थे कि यह जो है जो गांव है यह आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन इसे क्या क्या चीज से खतरा रहेगा, तो आग से, लड़ाई झगड़े से, बाढ़ से, इस सब से क्या रहेगा, खतरा बना रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी जो है रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, और अशोक के समय में और भी ज्यादा विकसित हो गया था। आगे देखे तो यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि ये लोग क्या किए हैं, ज्ञान की प्राप्ति किए हैं। और कुछ पुराने ग्रंथों से हमें यह पता चलता है कि पटना का जो नाम है वह पुष्पपुर और कुसुमपुर है। इससे क्या पता चलता है, पुष्पपुर और कुसुमपुर से, कि पटना के जो है समीप फूलों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ करता था। शरद ऋतु में कौन सा जो है यहाँ पे उत्सव फेमस था, यानी कि फेमस क्या तो क्या मतलब प्रचलित था, तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में। और किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश में हुआ करता था। और कैसा दृश्य देखने को मिलता था, तो दुर्गा पूजा के जैसा दृश्य आप लोग को इसमें देखने को मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1000 वर्षों तक पटना जो है समय के साथ साथ आगे जब बढ़ते गया, तो 1000 वर्षों तक पटना का जो है क्या हो गया, विकास नहीं हो पाया, यानी पिछड़ गया या फिर जर्जर रहा, यह भी आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद इसका विकास तेजी से कब हो गया, तो तेजी से विकास हो गया अंग्रेजों के काल में। तो यही सब था। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, देखिए आप लोग से। उसके बाद यहाँ पे जो मेन यहाँ पे एक सब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा चैप्टर में आगे। और आज की इस क्लास में आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन की आज तक विभिन्न यहाँ पे, हाँ पटना में क्या क्या चीज़ फेमस है यहाँ पे हम घेर दिए हैं, यानी अंडरलाइन कर दिए हैं। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, यहाँ से एक सब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर, और आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव कितना सही बना पाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव आज के क्लास का क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे, यहाँ से आप लोग अब इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। मेगास्थनीज जो है वह किसके समय में पटना आए थे। एक बार हम देख लेते हैं आंसर यहाँ पे किसका आ रहा है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का अभी तक लाइव यहाँ पे आंसर नहीं आया है। लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग पढ़े हैं ना।
चलिए इसका हम यहाँ पे आंसर देते जाते हैं, आप लोग बताइएगा लास्ट में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पाए हैं। तो मेगास्थनीज पटना जो है किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्प यानी पुष्प के आधार पर, उसके रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। तो पुष्पपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? आपको हम बताए थे कि ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऋतु की बात नहीं किया गया है, किस काल में मनाया जाता है ये बताना है ना। तो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है, आप लोग को देखने को मिला था। आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था ना। आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास शुरू में ही आपको पता है 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या देखे थे? कूटनीतम काव्य। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम काव्य के क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। और राजशेखर का क्या है? तो राजशेखर का है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसका है? तो राजशेखर का। आगे देख लेते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यूनान का राजदूत आप लोग याद कर लीजिए, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। राजशेखर राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर का आपको हम ऊपर बताया कि राजशेखर का काव्य मीमांसा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर आप लोगों से उल्टा भी पूछ लेगा कि काव्य मीमांसा किसका है? तो राजशेखर का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आप लोग को बताए थे शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव खुद बन जाता है, याद करने का आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव आप किस लिए करते हैं? क्योंकि रिवाइज होते रहे, ठीक है। तो आप लोग जरूर से चैप्टर पढ़ते रहिएगा। और अब की क्लास में हम क्या करेंगे ना कि संस्कृत का जब हिंदी में हम लोग ये नहीं किए हैं, हिंदी में डायरेक्ट आप लोग क्लास रेगुलर करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि हिंदी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया जाता था, लेकिन अब से जो संस्कृत का हो रहा है, तो एक तरह से आप यहाँ पे रिविजन के साथ साथ आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। और जो स्टूडेंट क्लास छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़े हैं, उनका यहाँ पे एक वन शॉट सीरीज भी हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से क्लास में बनिए रेगुलर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। और आज भी यहाँ पे पटन देवी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। पढ़े थे ना ऊपर। आगे देख लेते हैं। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी पटना। इसको यहाँ से हटा देते हैं, पाटलिपुत्र या पटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। परिभूत पूरन स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पूरन स्थानम, यह जो नाम है, यह नाम की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप लोग याद कर लीजिए कि यह जो है पाटलिपुत्र नगर को दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पटना में है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे, या फिर अंतिम गुरु भी कह सकते हैं। आप लोग एक आंसर कमेंट कीजिएगा कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक वर्क दे दिए, टास्क, तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। आगे देख लेते हैं। वैरेन वैरनस्य शासनम असंभवम, यह किसकी कथन है? अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? और यह क्वेश्चन संस्कृत में है, तो एक दो क्वेश्चन जो है आप लोग को संस्कृत में भी देखने को मिलेगा कि यह युक्ति किसकी है, या फिर यह जो वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। तो वैरेन वर्णस्य शासनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो यह जो युक्ति है वह महात्मा बुद्ध की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऊपर क्यों नहीं? आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में थी? आप लोग को बताएँ हैं, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर से ही आता है, ठीक है? बाहर से कुछ भी नहीं आता है। इसलिए अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका खुद खुद बन जाएगा, मतलब याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? या फिर सिखों के अंतिम गुरु भी किसे कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के। और प्रथम गुरु गुरु नानक जी का। आप लोग को बताए थे, टास्क जो दिए थे, उसका आंसर गुरु नानक होगा। तो जितने भी स्टूडेंट कमेंट में किए होंगे गुरु नानक, उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 17 नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। यह क्वेश्चन कोई मतलब गलत कर ही नहीं सकता है ना। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें सबको पता है ना, किसको पता नहीं होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। आगे देख लेते हैं, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर की वर्णन है? यह क्वेश्चन कोई गलत कर सकता है क्या? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, यानी पाटलिपुत्र जो वैभवम पाठ है, इसमें किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव। आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो दामोदर गुप्त यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए, कूटनीतम काव्य। कूटनीतम काव्य के कौन है? दामोदर गुप्त। और राजशेखर किसके हैं? तो काव्य मीमांसा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टोटल 19 था, और यहाँ से 19 क्वेश्चन में से आप लोग का 19 सही भी हुआ होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। गलत यहाँ पे या फिर जो है गलत कौन सा हुआ होगा? तो यहाँ पे एक संस्कृत में जो वाक्य दिया था, वर्ण वर्ण से शासनम असंभव, यह किसकी युक्ति है? यह यहाँ पे आप लोग गलत कर दिए होंगे, क्योंकि यह जो शब्द है यह संस्कृत में था और आप लोग को हिंदी मीनिंग हम समझाए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद ही कर लीजिए, वर्ण वर्ण से शयनम शमनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो बहुत ही आसान आसान रहता है ना। तो जो संस्कृत इसलिए क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है इसे, क्योंकि इसमें कम मेहनत करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जितना मेहनत आप मैथ में साइंस में करते हैं, उसका 50% भी अगर मेहनत इसमें कर दीजिएगा, तो उससे ज़्यादा मार्क्स या जो है स्कोर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 20 से 30 शब्दों में 2 अंक स्तरीय 2 अंक वाला प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन 2018 और 2020 में पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन था? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। अब जो चैप्टर पढ़ा है या फिर पटना घूमा भी है, चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो उसको तो इतना नॉलेज होगा नहीं कि पटना में क्या क्या घूमने वाला स्थान है। तो यहाँ से आप लोग उसका आंसर लिख दीजिए, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक तरह से आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, वही दिया गया है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकाल के बचे हुए जो अवशेष है, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। इसमें से आप लोग को मतलब इतना ज़्यादा इसमें से 1-2 याद भी नहीं रहे चलेगा, क्योंकि रटना नहीं है आपको। और अगर आप पटना घूमे हुए हैं तो घूमा हुआ जगह आप लोग को याद होगा। गोलघर अगर घूमे होंगे तो गोलघर याद होगा, सचिवालय देखे होंगे, उच्च न्यायालय देखे होंगे, तारामंडल देखे होंगे, वहाँ का जो मौर्यकालिक अवशेष यानी म्यूजियम देखे होंगे। तो ये सब आप लोग को याद ही हो गया। साथ में महावीर मंदिर आप लोग घूम सकते हैं, है ना? तो ये सब अगर आप घूमे होंगे तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से लिख देंगे कि ये सब निम्नलिखित पटना में निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों का उल्लेख किया गया है, और इस तरह से आप लोग अपने शब्द में लिख दीजिएगा। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पर वो पढ़ लेते हैं। पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, जैसे कि ऊपर पढ़े थे। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना था? तो पाटलिपुत्र शब्द गुलाब का जो फूल है उसी का आश्रय लेकर बना था, और ऐसा पुतलिका रचना में ऊपर वर्णित है, आप लोग ऊपर पढ़े हैं। और आगे चलकर ही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। ये सब आप लोग जितना डिटेल में पढ़िएगा आप लोग लिख सकते हैं खुद से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर, और 2013 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। 2014 का इसी क्वेश्चन का दूसरे टाइप से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। 3 वाक्यों में उत्तर देना था, तो क्या दिया हुआ है? सिख संप्रदाय के लिए पटना का नगर
पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अब सिखों के लिए पटना नगर की क्यों मतलब की है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए सिखों के लिए वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे गुरुद्वारा नाम से आज भी क्या है, जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन-कौन से नाम मिलते हैं? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पटना का कौन-कौन सा नाम, तो पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। और बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। यह सब जो है आप लोग मिला-जुला के लिख सकते हैं। पूरा जितना डिटेल में आप लोग पढ़े रहेंगे उतना अच्छी तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं, है ना? तो पटना का क्या-क्या नाम आप लोगों को चैप्टर में देखने को मिला था? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में पटना को निम्नलिखित नामों से जाना जाता था। ऑप्शन उसके बाद लिख दीजिएगा पुष्पपुर, कुसुमपुर, कॉमा दे देकर पुष्पपुर से, कुसुमपुर से, पाटलिपुत्र से। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा कि बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र है वह गाँव हुआ करता था और उसका नाम पाटलीग्राम था। यह भी हमें देखने को मिला था। ऊपर के जो लाइन था पैराग्राफ, इसका मतलब चैप्टर में पटना का निम्नलिखित जो नाम है वह वर्णन किया गया था। आगे देख लेते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है? तो दामोदर गुप्त पटना के संबंध में क्या किए हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्वान लोग बसते थे। कौन कौन, तो पिंगल, पतंजलि, ये सब आए हुए थे। यह कौन बताया था आप लोगों को, तो कवि दामोदर गुप्त के जो रचना है, दामोदर गुप्त का रचना कौन सा है, कुटितम काव्य। और उन्हीं उसी में क्या क्या वर्णित था कि यहाँ पे निम्नलिखित कौन कौन से, पतंजलि, पिंगल, ये लोग यहाँ से क्या किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलीग्राम महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है। यह जो है सरस्वती का कुलगिरी किसे कहा जाता है, तो पटना को कहा जाता है। और दामोदर गुप्त ने यही वर्णन किया है, आप लोग को पता ही है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे ऊपर के पैराग्राफ में ही था कि पटना में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे और अपने ग्रंथों में पटना के विशेषताओं का वर्णन भी किए हैं। कौन कौन से थे, तो मेगास्थनीज, फ्यांगसन, हुएंगसन और इत्सिंग। इस नाम को आप लोग 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मेगास्थनीज, फैंगान, हेंगसोंग और इत्सिंग, ये जो विदेशी यात्री है इसलिए आप लोग को विदेशी नाम ही है। मेगास्थनीज, फैयान, हेनसोंग और इत्सिंग आदि और भी थे, वो विदेशी यात्री पटना आए थे। बस हो गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था, नगर कैसा था? तो आप लोग पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। और जो अशोक के समय में है, यह पटना नगर और भी उत्कृष्ट हो गया था, अधिक समृद्ध हो गया था, ये भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत और उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा था, तो पटना का जो रक्षा व्यवस्था था वो बहुत ही उत्कृष्ट था। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया था। बस सिंपल। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये सब क्वेश्चन जब नहीं पूछा गया तो क्या आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन थोड़ी रिपीट करेगा, नया क्वेश्चन भी ऐड करता है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन जो होता है वह पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का ही सब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोनों पे आप लोग को फोकस करना है, ये नहीं कि बस जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को याद कर ले। और इसमें तो खैर याद करने की कोई बात ही नहीं है, देख लेना है ना कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है। तो आप लोग को पता है कि पटना में कौन सा जो है उत्सव हुआ करता था, कौन सा होता था, कौमुदी महोत्सव। कब होता था, गुप्त वंश के काल में। कब और किस काल में हुआ था, मतलब किस समय में, तो शरद ऋतु में। इसी को अपने शब्दों में लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा। उत्तर में क्या दिया हुआ है, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह की विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बस बस आप लोगों को क्या करना है कि मतलब मेन मेन जो आप लोग याद इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आप लोग टिप्स दे देते हैं
कि इसको किस तरह से याद रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है, तो आप लोग चैप्टर में पढ़े क्या पढ़े कि कौमुदी महोत्सव होता था। अब उसके बारे में डिटेल वाइज कुछ पॉइंट बना लेंगे अपने माइंड में, क्या क्या, जैसे कि कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में, किस समय में, तो शरद काल में, और इसमें क्या होता था, तो जिस तरह से अभी दुर्गा पूजा हो रहा है उसी तरह से वह जो है कौमुदी महोत्सव होता था। बस ये हो गया पॉइंट। अब इसी को डिटेल में थोड़ा करके लिख देंगे कि पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में क्या होता था कि बहुत बहुत ही धूमधाम से कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, और यह गुप्त वंश के काल में हुआ करता था, जिसमें सभी लोग बहुत खुश हुआ करते थे, आनंदमग्न हो जाते थे इस समारोह में। जिस तरह से अभी दुर्गा पूजा हो रहा है उसी तरह से यह कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में हुआ करता था। बस हो गया, ज़्यादा कुछ थोड़ी है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो राजशेखर का कौन सा रचना है, तो काव्यवंश है। और उसमें क्या लिखे गए थे कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वानी आए, यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वायुरुचि, पतंजलि आदि की ख्याति पाई थी। यह कौन लिखा था, तो राजशेखर में। कहाँ पे लिखे थे, तो अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखे थे। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या है, उनके क्या विचार है। तो प्रश्न यहाँ पे आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि, पतंजलि आदि भी ख्याति यहीं से पाए थे। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की शिक्षा एक महान केंद्र था। यानी कि जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसा था। तो प्राचीन काल में हमें यही प्राप्त पता चला, कहाँ कहाँ से, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ था, दामोदर गुप्त का जो क्या था, तो दामोदर गुप्त का कूटनीतम काव्य रचना है। उससे हमें क्या जानकारी मिली कि पटना को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, तो सरस्वती का कुलगृह, यानी कि शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और साथ में ही राजशेखर का काव्य मीमांसा से पता चला कि राजशेखर क्या क्या पाणिनि, पिंगल, वरुचि और क्या था, पतंजलि आदि भी यहीं से ख्याति पाए हैं। इससे पता चलता है कि जो पटना है वह शिक्षा के मामले में क्या था, बहुत ही समृद्ध था। बस लिख देंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध थे, वो पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहे थे। और अथवा क्वेश्चन दूसरे टाइप से क्या है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहे। तो अब लोग पढ़े हैं कि भगवान बुद्ध बहुत बार पटना आ चुके थे। उस समय यह छोटा सा गांव था जिसका नाम पाटलीग्राम था, और यह जब बहुत बार आए थे तो कहे थे कि यह आगे चलकर पाटलीग्राम एक महानगर बनेगा। और इसमें जो है लेकिन किसी से अग्नि से, बाढ़ से, और क्या कहते हैं, कलह कलेश, ये सब से क्या रहेगा, इसे खतरा रहेगा। यही इसी सब जो टॉपिक है इसको क्या करेंगे, अपने शब्दों में लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्री ग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव में महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बने होगा, परंतु इस नगर आग जल कलह कलेश से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे अपने शब्द में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, देखिए इसका मेन लाइन किस तरह से याद करेंगे, अपने माइंड में क्या क्या मतलब कि पॉइंट को नोट करके रखेंगे, यानी याद करके रखेंगे। कौमुदी महोत्सव पटना में कौन सा उत्सव मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव सबसे पहला। दूसरा कब मनाया जाता था, तो शरद काल में। किस काल में, शरद ऋतु में, किस काल में, तो गुप्त वंश के। किस तरह से होता था, तो दुर्गा पूजा के जैसा होता था। बस इसी लाइन से दो दो यहाँ पे सब्जेक्टिव बन गया है ना। तो बस मेन लाइन को याद रखेंगे। उसके बाद एक एक वाक्य को आप लोग को रटना नहीं है, क्योंकि एक एक वाक्य आप रटिएगा तो भूलते जाइएगा, और सेम टू सेम लिखना भी नहीं रहता है ना, अपने शब्द में लिखना है बस। जो ऐसा नहीं कि अपने शब्द में कुछ भी लिख देंगे, उसका जो अर्थ है वही एक ही रहना चाहिए, लेकिन आप शब्द को है उलट पलट यानी अपने शब्द में लिख सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। इस समय सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। बस हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या था क्वेश्चन की, पाटलिपुत्र वैभव का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करे। 5 वाक्यों में वर्णन कर देंगे, बस हो गया। क्या क्या वर्णन किया है, पहला लाइन है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभव पाठ
पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है, पहला लाइन हो गया। दूसरा, ऐतिहासिक परंपरा के आधुनिक राजधानी से प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हो गई थी। यहाँ से बड़े-बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, बिलाडी, बड़रुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, ये सब है ना। तो 5 लाइन कोई भी लिख देना है। इसमें कौन-कौन सा लाइन छूट गया आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो इसमें कौन-कौन सा लाइन छूट गया? यहाँ पे जो सिखों के लिए जो है क्या है प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, वो लाइन यहाँ पे आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग बस टॉप मतलब लाइन को याद रखिएगा, बस आप आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में के वैभव का वर्णन करें। यहाँ पे 2013, 14, 16 लगातार 13 में, 14 में और 16 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र नगर जो वैभव है इसका पाठ का आप लोग वर्णन नहीं कर देंगे। जो चैप्टर में आप पढ़े हैं उसको लिख देना है अपने शब्द में, बस हो गया। जैसा कि यहाँ पे आंसर एक बार पढ़ लेते हैं, इससे आप लोगों को कुछ आइडिया अनुमान जो है लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्यमीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ बड़े-बड़े कवि अपने तथा विद्वान हैं जैसे पाणिनि, पिंगल, बिहारी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है। तो इस तरह से आप वर्णन करने में तो जरूरी नहीं है, वर्णन करने में आप चैप्टर पढ़े रहिएगा, वर्णन खुद से कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, है ना। आप लोग एक बार जरूर से कमेंट कीजिए कि आज का क्लास कैसा लगा। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले अर्थ समझे, फिर ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव, यानी सभी चीज़ को अच्छे तरह से समझ लिए हैं। और यहाँ पे कहीं भी कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। और साथ में